सोमवार को एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो बंगाल की पूरी सियासी केमिस्ट्री को बदल कर रख देगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में ऐतिहासिक यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता बिल पेश करने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष हांडा जी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। आशीष हांडा जी, क्योंकि अब देखिए विपक्ष तो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेगा, लेकिन सवाल आपसे ये भी है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए, हाल में रिजल्ट के बाद सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा फैसला, क्या उससे पहले विकास, अपराध और मोर्चों पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? उस पर पहले लगाम लगानी चाहिए थी। ठीक है, यूसीसी का समर्थन, यूसीसी का स्वागत, वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले ये भी तो बहुत जरूरी था। जी अंजलि जी, आपको और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अंजलि जी, क्या है ना, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी हम ये पहले कर रहे हैं तो ये पहले क्यों, हम ये पहले नहीं करते हैं तो ये पहले क्यों नहीं। यानी ये चर्चाएं तो राजनीति का पार्ट है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन आपके दर्शक भली भांति जानते हैं कि यूसीसी इंप्लीमेंट करना वेस्ट बंगाल में हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट था और हमने कहा था कि पहले 6 महीने के अंदर इसको लागू करके दिखाएंगे और अब सोमवार को देखेंगे वो ऐतिहासिक कदम जब वेस्ट बंगाल में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अच्छा, ये गलत है, सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहस का विषय हो सकता है। किनके लिए? उनके लिए जो महिलाओं को समान अधिकार ना देना चाहते हो। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा, मोदी जी ने 27 जून 2023 को भोपाल में एक रैली में कहा था कि इस देश में 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग कानून नहीं हो सकते। आप बताइएगा, एक ही घर में रहने वाले 2 सदस्यों के लिए अलग अलग कानून होना क्या जायज बात है? बीजेपी शुरू से कहती आई है एक देश, एक विधान, एक संविधान एंड एक कानून फॉर ऑल। इसमें गलत क्या है? अब आप ये समझने का प्रयास करते हैं, संविधान का हमारा मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का अर्थ क्या निकलता है कि क्या एक लड़की हिंदू परिवार में पैदा हुई तो वो 18 साल की एज में शादी करेगी, मुस्लिम परिवार में पैदा हुई तो उसको 9 साल की उम्र में ही ब्याह जाएगा तो भी वह कानूनी मान लिया जाएगा, हिंदू परिवार में पैदा हुई तो उसको इनहेरिटेंस का हक मिलेगा, यानी पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिलेगा। मुस्लिम घर में पैदा हुई तो उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। हिंदू कानून में पैदा हुई तो हिंदू घर में पैदा हुई तो वह अडॉप्शन कर सकती है, बच्चा गोद ले सकती है, यानी उसको ये हक है कि इस वजह से उसको तलाक ना दे उसका पति। लेकिन अगर मुस्लिम परिवार में पैदा हुई तो यह हक भी उससे छीन जाएगा और तलवार गर्दन पे लटकी रहेगी कि किसी दिन भी 3 शब्द बोले और तलाक हो गया और बदले में मिली तो सिर्फ मेहर। यानी क्या ये समानता है? क्या कोई भी नागरिक इससे सही मायने में खुश हो सकता है? और सबसे बड़ी बात आपके दर्शक ये भी समझेंगे कि इस देश में जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, जिसको हम सीआरपीसी पहले कहते थे, अब हम उसको भारत न्याय संहिता कहते हैं। यानी कोई, लेकिन आशीष हांडा जी, सब आप समानता की बात कर रहे हैं। अंजलि जी, मैं सिर्फ ये पॉइंट खत्म कर लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। सिर्फ एक मिनट, दर्शक भटक जाएंगे। अगर कोई एक नागरिक भारत का एक अपराध करता है तो कभी भी लॉ उसको, जुडिशरी उसको, कोर्ट उसको ये देख के उसको सजा नहीं देती कि ये हिंदू है तो सजा अलग होगी, मुस्लिम है तो सजा अलग होगी। यानी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, लेकिन जब सिविल कोड की बात आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अभी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू तो नहीं होगा। मोदी जी ने कभी धर्म देख के सिलेंडर बांटे क्या? कभी धर्म देख के वैक्सीन बांटी क्या? कभी धर्म देख के घर बांटे क्या? कभी धर्म देख के गैस बांटी क्या? कभी धर्म देख के खाते खोले क्या? तो फिर ये फर्क आया कहां से? जब हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है तो सबको समान दृष्टि से देखना, इसमें गलत क्या है और गलत क्यों है, इसका जवाब मैं जानना चाहूंगा अपने साथी से जब भी वो ज्वाइन करें। जी, आप कुछ पूछ रही थी अंजलि। जाहिर है आप समानता की बात कर रहे हैं। अब लेकिन देखिए, अलग अलग राज्यों में यूसीसी में अलग अलग थोड़े से कानून में परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन इस खिचड़ी में क्या आप देखिए, उत्तराखंड की ही बात कर लेते हैं, आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा गया है उत्तराखंड में। तो क्या बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होगा? उनको शामिल किया जाएगा यूसीसी में, आदिवासियों को, या फिर नहीं किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर समानता कैसे हुई?
देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म का यूसीसी में जो रोल है वो गलत तरीके से भड़काया जाता है लोगों की दृष्टि में। असल में जो यूसीसी का प्रेरोगेटिव है या यूसीसी जिस चीज को कवर करता है वो एसेंशियली 5 चीजें हैं सिर्फ। पहला है मैरिज, दूसरा है डिवोर्स, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है एडॉप्शन और पांचवा है मेंटेनेंस एंड सक्सेशन। जो रिलीजन को फॉलो करने का हक है उसको कहीं भी यूसीसी टच नहीं करता। और जहां आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं, वो पिछड़े आदिवासियों की कुछ अपनी ऐसी धारणाएं हैं जो धर्म से ओरिएंटेड नहीं है। वो उनका पिछले 70 साल में जो मानसिक विकास नहीं हुआ, जो उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया, जो पिछड़ों को पिछड़ा ही रहने दिया गया, जिसके चक्कर में वो उनका जब तक वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं होता तब तक वो रूढ़िवादीपन उनके अंदर जो है उसको मान करते हुए ये अभी इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका रिलीजन कोई भी हो, आपका सेक्स कोई भी हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भारत का जो नागरिक है उसको फिलहाल, लेकिन यहाँ पे भी स्टेट्स की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है। ये देखना होगा कि सोमवार को जब बिल पेश होते हैं, अभी आप ही ने बाइट चलाई थी, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि मैं कुछ फाइनल पॉइंट्स बताऊंगा कि सोमवार को कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वो फाइनल पॉइंट्स कुछ हद तक स्टेट के अंदर हमने अथॉरिटी छोड़ी है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, ये शुरू कहां से हुआ यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन? उत्तराखंड में हो चुका, गुजरात में हो चुका, असम में हो चुका और अब वेस्ट बंगाल की बारी है। यानी सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के अंदर ही ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि ये गलत है या सही है। गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो वो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रही हैं। मुझे लगता है जवाब के घेरे में वो है, ना कि हम, क्योंकि हमने तो एक थॉरो डिस्कशन के बाद, आपके दर्शकों को शायद ये जानने में इंटरेस्ट हो सकता है, अब ये हमने इंप्लीमेंट करने की बात उठाई थी 14 जून 2023 को 30 दिनों का हमने टाइम दिया था, जिसके अंदर 14 जुलाई 2023 तक हमने लोगों से उनके सजेशंस मांगी थी। और शायद आपके दर्शक ये जान के हैरान होंगे 7.5 मिलियन रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जिनमें से 99% इसके फेवर में थी। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आप यूसीसी को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि न्याय की दृष्टि में संविधान के मूल रूप के निश्चित माना जाता है इसको कि समानता का अधिकार सबका होना चाहिए और नहीं होने की कोई वजह है ही नहीं। और यहाँ पे कहीं पे भी वो किसी भी राइट टू वर्शिप के कहीं टच ही नहीं कर रहा। यूसीसी का इससे कोई लेना कोई देना नहीं। 22nd लॉ कमीशन भी इसको रिकमेंड कर चुकी है। यानी ये पूरी तरह से तर्क संगत है, पूरी तरह से कानूनी रूप से सशक्त है और पूरी तरीके लेकिन देखिए आशीष आंडा जी, बिल लाना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है और जाहिर है कि विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ आप इस बिल को पेश भी कर सकते हैं, पारित भी करवा सकते हैं। लेकिन जब इस बिल को ज़मीनी स्तर पर उतारा जाएगा यानी कि इम्प्लीमेंट होगा, तो आपने इस बिल को टेबल करने से पहले क्या मुस्लिम संगठनों से, क्योंकि बहुत ही बड़ी आबादी है बंगाल में अल्पसंख्यकों की, तो क्या उनसे सलाह मशवरा की थी इससे पहले? कोई उनको आपत्ति तो नहीं है? जाहिर है कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर उनको आपत्ति भी होगी, लेकिन क्या इससे पहले सुझाव, विचार विमर्श ये आपकी ओर से किया गया? क्योंकि ये गुजरात और उत्तराखंड में तो ऐसा किया गया था। देखिएगा, बिल्कुल जिस तरीके से वहां किया गया यहाँ भी किया जाना तय है और आगे भी किया जाएगा और अभी भी किया गया है। लेकिन आप खुद सोच के देखिएगा, कोई भी जो समझदार व्यक्ति हो, पहले वो एक जिसको बोलते हैं ना इंसान है, उसके बाद उसका धर्म आएगा। कौन सा इंसान अपनी जिसको बोलते हैं महिला साथी को समानता का अधिकार देने से मना करेगा? कौन सा समझदार आदमी ये चाहेगा कि मेरे समाज की महिलाएं पीड़ित हो? कौन समझदार आदमी ये चाहेगा कि उनको समानता का अधिकार ना मिले? लेकिन जब कुछ धर्म गुरु या धर्म के ठेकेदार कहें, जिनकी दुकानें इस चीज के ऊपर चलती हैं, जब उनकी दुकानों पे ताला लगेगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि समानता का अधिकार सबको मिले, तो जायज है, उनके पेट में दर्द होना तय है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का तो मूल मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका विकास करना है
तो जब हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल भी हम लेके आने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब हम महिलाओं सशक्तिकरण के ऊपर हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पी हैं, तो फिर कोई भी ऐसा कदम उठाना जहां पे समानता का अधिकार हो, आप सोच के बताइएगा आज की डेट में इट इज नॉट अबाउट जस्ट मुस्लिम। मैं कहूं कि सिख जो हमारे भाई हैं उनकी मैरिज किससे गवान होती है? आनंद मैरिज एक्ट 1905। लेकिन सिख डिवोर्स किससे होता है? हिंदू मैरिज एक्ट। अब कितनी विचित्र बात है ये कि शादी तो होगी आनंद मैरिज एक्ट 1905 में, लेकिन डिवोर्स होगा हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जहां पे मैं आपको बताऊं कि क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, बट मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय मुस्लिम पीनल लॉ शरिया एक्ट 1937। यानी आपको धर्म के हिसाब से अलग अलग एक्ट, अलग अलग लॉज आपके सिविल रूल को जज कर रहे हैं, जबकि क्रिमिनल कोड आपका सेम है। तो सिविल कोड सेम क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है जिसके वजह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत समझी, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझी, और इसीलिए अब उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर ये यूसीसी जो है वेस्ट बंगाल में आने जा रहा है, जिसमें मुझे लगता नहीं किसी को एतराज होना चाहिए। आशीष जी 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 मैं अपने लर्नेड फ्रेंड से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब एक ही घर में दो भाइयों के लिए अलग अलग कानून हो? बात नंबर एक, क्या आप भी इंडियन हैं, हिंदू भी इंडियन है, मुस्लिम भी इंडियन है, दोनों को अलग आंख से देखना, क्या धर्म के हिसाब से भेदभाव करना हमारा संविधान इसकी आज्ञा देता है क्या? बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो इनके आने से पहले मैंने आपसे कहा था, ये आज यहाँ पे कह रहे हैं हमारा धर्म शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, आप धर्म का अपना मान सम्मान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये बता दीजिए देश पहले या धर्म पहले? पहले देश का संविधान चलेगा या आज इस देश को आप शरीयत कानून से चलाना चाहते हैं, या देश के संविधान से ये देश चलेगा? तीसरी बात, जब ये कहते हैं कि भाई हमें जो है शरीयत का कानून पसंद है, तो इनसे पूछिए कि अगर शरीयत के कानून में किसी गलत काम करने वाले को पत्थरों से मार मार के मार देने का प्रावधान है, तो आज क्या ये उसको भी लागू करना चाहेंगे कि अगर कोई मुस्लिम भाई गलत काम करते पकड़ा जाए तो उसको तब तक पत्थरों से मारा जाए जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए? यानी जब आपको अपने ऊपर कोई, जिसको बोलते हैं ना, आपको पनिशमेंट लेनी है, तब तो आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू करने में इनको कोई इतराज नहीं कि भाई आईआरपीसी क्यों है, सीआरपीसी क्यों है, बीएनएस क्यों है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि जब जिंदगी जीने की बात आए तो हम अपने शरिया के कानून के हिसाब से चलेंगे। नहीं भाई साहब, भारत का हर नागरिक भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और दूसरी बात इन्होंने जो यहां कहने का प्रयास किया वो ये था कि हम पे जबरदस्ती थोप दिया जाएगा। भाई साहब, इस देश के कानून कैसे बनते हैं? देश के कानून बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में कौन कानून बनाता है और कैसे बनाता है? वहां पे एमपीज कानून बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और प्रॉपर वोटिंग के माध्यम से होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जन प्रतिनिधि होता है, जिसको आप और मैं चुन के भेजते हैं। अब 140 करोड़ लोग तो कोई कानून बना नहीं सकते। तरीका ये होता है कि 140 करोड़ लोग अपने 20-20, 25-25 लाख की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से एक एक एमपी चुनते हैं। वो एमपी उन 20-25 लाख का प्रतिनिधित्व करता है, और वो एमपी वहां पे बैठ के 550 एमपी एक कानून बनाते हैं। तो ये जबरदस्ती बनाया हुआ कानून कैसे हो गया? थोपा हुआ कानून कैसे हो गया? भाई साहब, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी को पसंद आएंगी लेकिन किसी को पसंद नहीं आएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की रूढ़िवादी सोच को बदला गया था, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना था, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना था, बाल विवाह के खिलाफ कानून बना था, तो बहुत से हिंदू पंडितों की दुकानें भी बंद हुई थी, हिंदू समाज के ठेकेदारों की दुकानों पे भी ताले लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी समाज की भलाई के लिए वो सभी कानून बनाए गए ठीक इसी तरीके से। और यहाँ पे सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, जिस तरह से नैरेटिव रचने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा दिस इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, दिस इज अबाउट इंडियंस
एज अ होल, फिर चाहे उसके अंदर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को डिसॉल्व करना पड़े, चाहे पारसी मैरिज एक्ट को डिसॉल्व करना पड़े, चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट को डिसॉल्व करना पड़े, सबके लिए एक ही कानून बनेगा, फिर चाहे वो धर्म में कुछ भी हो, क्योंकि हमारा संविधान धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके के जिंदगी जीने की परमिशन तो देता है, लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस आर कॉमन फॉर ऑल। जब आपको धर्म पूछ के सिलेंडर नहीं दिए गए, धर्म पूछ के घर नहीं दिए गए, धर्म पूछ के जनधन खाते नहीं खोले गए, धर्म पूछ के कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई, जब वहां पे समानता का अधिकार था, तब तो आपने नहीं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो खैरात लेना गलत माना जाता है, हमें फ्री में क्यों दे रहे हो, हमसे पैसे ले लो, हम तो खैरात नहीं लेंगे, हमारे तो धर्म के खिलाफ है। तब तो ये दिक्कतें नहीं आई। लेकिन आज जब आपके समाज की महिलाओं को समानता का अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है, उन पीड़ित महिलाओं को आपके साथ खड़े होने का अधिकार दिया जा रहा है, क्यों भाई, क्यों महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं को इनहेरिटेंस में नई राइट मिलना चाहिए? क्यों पुरुष समाज प्रधानी बना के रखना चाहते हैं आप? क्यों मुस्लिम औरतों को आज भी एक जरूरत का सामान बना के रखना चाहते हैं? जब तक चाह इस्तेमाल किया, उसके बाद ठीक है शोएब सिद्दीकी साहब जान छुड़वा ली, जवाब दीजिएगा। आपको मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत हो गई, कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों वाली? ये तो टारगेट बात नहीं है मुस्लिम समुदाय का। इज्जत, महिलाओं की इज्जत है, मोहब्बत हो गई शब्द मत कहिए, शब्दों की मर्यादा। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अरे वो इंटेंशन की बात होती है सर, वो इज्जत ठीक है। अरे तो इसमें क्रिमिनल कोड भी शरिया का लगा लो ना, मंजूर है क्या क्रिमिनल कोड शरिया का लगाना? फिलहाल सवाल तो किया गया था और सवाल लाजमी भी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो रहा है तो इससे आखिर मुस्लिम समाज को इतनी दिक्कत क्यों है?